uses of convex mirrors. Uses of convex mirrors में पहला लिखेंगे, convex mirrors are used as rear view mirrors in vehicles. Convex mirrors are used as rear view mirrors Convex mirrors are used as rear view mirrors in vehicles like cars, trucks and buses. In vehicles like cars, trucks and buses. To see the traffic at the rear side, to see the traffic at the rear side or to see the traffic at the rear side or back side. Second है, big convex mirrors are used as shop security mirrors. Big convex mirrors are used as shop security mirrors. ठीक है, तो हमें हमेशा ना ये ध्यान में रखना होता है कि जब भी कभी हम किसी व्हीकल में जा रहे हैं तो उसका जो रियर व्यू मिरर होता है, मतलब पीछे देखने वाला जो मिरर होता है, वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है. तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा क्यों, कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कितनी भी दूर इमेज बनी, कितनी भी दूर ऑब्जेक्ट हो या कितनी भी पास ऑब्जेक्ट हो, उसकी छोटी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट और सीधी इमेज बनाता है. तो अगर पीछे कोई भी ट्रैफिक आ रहा है तो मैं उसको सीधा ही तो देखना चाहूँगा. ये थोड़ी कि ट्रक आ रहा है तो वो उल्टा दिखाई दे मेरे को, तो पहिए ऊपर है और उसका सर नीचे है, ऐसे तो नहीं ना. तो सीधा ही ट्रक दिखना चाहिए मेरे को. तो अगर पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम पूरा दूर तक का व्यू लेना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमको वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई दे जाएँ. तो जितने भी तरीके का ट्रैफिक है, कोई स्कूटर है या कोई बहुत बड़ा ट्रक है या कोई छोटी कार है, तो वो सब कुछ हम पीछे देख सकते हैं. तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि पीछे ट्रैफिक कितना है, फिर हमको मुड़ना है या नहीं मुड़ना है. तो इसलिए रियर व्यू मिरर जो है वो कॉन्वेक्स ही यूज़ करे जाते हैं. दूसरा है, बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स. शॉप सिक्योरिटी मिरर्स कैसे होगा? जैसे कि आप ये देखिएगा कि ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि कोई जो डेंजरस टर्न होता है, जहाँ पर राइट से कोई आ रहा है और आप राइट में मुड़ रहे हैं, जैसे कि मॉल में आप बेसमेंट में उतरते हैं कहीं पर नीचे, तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा, वहाँ पर कॉर्नर में उभरा हुआ मिरर लगा रहता है, कॉन्वेक्स मिरर. वो क्यों लगा रहता है? क्योंकि आप इधर से जा रहे हैं और दूसरी तरफ से जो व्हीकल आता है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो आपको उसमें मिरर में दिखाई दे जाएगा. और बड़ी भी कोई व्हीकल हो सकता है और कोई छोटा व्हीकल भी हो सकता है. तो बड़ा हो या छोटा हो, आपको मूवमेंट नज़र आ जाएगा. तो उसी तरीके से जो बड़ी बड़ी शॉप्स होते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, तो उनमें ये बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं. इस वजह से ताकि बहुत सारी शेल्फ लगी हुई है, तो कहीं किसी शेल्फ में से कोई कुछ सामान चोरी तो नहीं करके ले जा रहा है, तो वो बहुत दूर तक का, क्योंकि इन्फिनिटी तक आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और उसकी आपको छोटी इमेज दिखाई दे जाएगी. तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सन है वो एक बड़ा कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है, क्योंकि वो हर वक्त तो नज़र नहीं रख सकता. आगे तक मान लीजिए 10 या 15 शेल्फ लगी हुई हैं, तो सभी शेल्फ पर तो हर वक्त नज़र रख नहीं सकता. तो वो क्या करेगा कि वो ऊपर की साइड में एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगाएगा. तो वो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें आगे तक की जो 10 की 10 शेल्फ है, उन 10 की 10 शेल्फ में कौन कस्टमर आकर सामान रख रहा है, कौन कस्टमर सामान निकाल रहा है, वो सारी चीज़ उसमें दिखाई देती रहती है. तो इस वजह से सिक्योरिटी पर्पज़ से भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है. तो जहाँ पर भी बड़ी इमेज को, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके देखना होता है, वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे. No matter how far you stand from a mirror, no matter
how far you stand from a mirror, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. Your image appears erect. Your image appears erect. Full stop. The mirror may be first a plane, second है concave, थर्ड है convex, plane, concave, convex, और फोर्थ है either plane or convex. either plane or convex. बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? either plane और convex. मैं ये जानता हूँ कि जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में भी जो हमारी इमेज बनती है वो हमेशा सीधी ही बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है। और हम उससे कितना भी दूर क्यों ना खड़े हुए हों, इमेज जो है वो हमेशा हमारी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, सीधी ही बनेगी इमेज। और इसी तरीके से जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में तो रियल और इन्वर्टेड वाला केस ही नहीं है, वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज उसमें बनती है। समझ गए? ठीक, चलिए जी। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट अपना रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग डालें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें नोट करेंगे द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट the change in direction of light when it passes from one medium to another obliquely is called refraction of light. Is called refraction of light, or the bending of light when it goes from one medium to another, or the bending of light when it goes from one medium to another obliquely is called refraction of light. One medium to another obliquely is called refraction of light.
अब देखिएगा रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस, व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है, ग्लास का बना हुआ एक रेक्टेंगुलर पीस है, ये समझ लीजिए। तो आप ये देखिएगा कि उसमें अगर कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो उसमें कोई पॉलिश्ड सरफेस नहीं है, वो एक ट्रांसपेरेंट है, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से ये ग्लास का बना हुआ है। तो जब ग्लास का बना हुआ है तो इसमें लाइट रे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके आर पार निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर पीछे वाला बैक वाला सरफेस अगर पॉलिश्ड होता तो फिर वो टकरा कर वापस आती, लेकिन बैक वाला सरफेस यहाँ पर कोई पॉलिश्ड तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब लाइट रे इस पर टकराएगी तो टकराने के बाद आर पार निकल जाएगी, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। ऐसा होता है कि लाइट रे ऐसे टकरा रही है। रिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए लाइट रे का टेढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। लाइट रे शुड स्ट्राइक एट एन एंगल। अगर किसी चीज़ पर हम किसी एंगल पर स्ट्राइक कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम उस पर ऑब्लिकली स्ट्राइक कर रहे हैं। ऑब्लिकली का मतलब होता है स्ट्राइकिंग एट एन एंगल, इसको बोलते हैं ऑब्लिकली। फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉल ली और मैंने बॉल को लेकर ऐसे बिल्कुल सीधा इस पर बोर्ड पर मारा, तो इसका मतलब मैं स्ट्रेट लाइन में उसको, उसकी जो पाथ है, उसका जो ट्रैजेक्टरी है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अभी हमने क्या करा कि नहीं, बॉल को ऐसे पकड़ेंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे मारेंगे, यानी कि एक एंगल पर मारेंगे। हथौड़ा लेकर हथौड़े को सीधे ऐसे मारना या हथौड़े को थोड़ा सा टेढ़ा करके उस पर स्ट्राइक कराना, तो वो जो टेढ़ा करके स्ट्राइक करवाना होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्लिकली स्ट्राइक करवाना। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता कैसे चलेगा? जब कोई रे ऑफ लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम, समझिएगा ट्रांसपेरेंट, अब मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में मिरर नहीं आएगा बिल्कुल भी। रिफ्रैक्शन में ट्रांसपेरेंट मीडियम आएगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब ये है कि जैसे विंडो में ग्लास लगा रहता है, उस ग्लास में से मैं टॉर्च की लाइट उस पर स्ट्राइक करवा रहा हूँ तो वो टॉर्च की लाइट आर पार निकल जाती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ी सी फैल जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत फैली हुई लाइट को फेंका एक ग्लास में से, और उस ग्लास में से वो थोड़ी सी श्रिंक होकर जा रही है, तो इसका मतलब लाइट रे मैंने फैली हुई उसके ऊपर डाली थी लेकिन वो श्रिंक होकर बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है जो ग्लास है, ठीक है। मैंने एक पतली सी लाइट रे, मतलब एक पतली सी बीम डाली लेकिन वो आगे फैल कर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। जब हम रात के अंधेरे में गाड़ी चलाते हैं तो दो तरीके की बीम्स होती हैं कार में। एक वो बीम होती है जिस पर चालान कटता है और एक वो बीम होती है जिस पर चालान नहीं कटता। तो जो लो बीम होती है, लो बीम इस वजह से होती है कि आप बस सामने जो सड़क है, सड़क पर कहीं कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, कहीं आपकी गाड़ी उसमें कोई आगे गड्ढा आ जाए या कोई पत्थर पड़ा हुआ हो उस पर टकरा कर किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो लो बीम तो इस वजह से होती है। और जो हाई बीम होती है, हाई बीम होती है वो होती है डाइवर्ज कर देती है वो पूरी की पूरी लाइट को। अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब इधर लगा हुआ है, एक बल्ब इधर लगा हुआ है जो हेडलाइट पर है। और जब आप हाई बीम पर लाइट को चलाते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, तो हाई बीम का मतलब ये है कि रोशनी जो है वो दो छोटे छोटे बल्ब्स की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत पावरफुल अंदर कोई बल्ब लगा हुआ है। बल्ब जो है वो नॉर्मल 12 वोल्ट का ही होता है, ठीक है, जो और छोटी बैटरी होती है कार के अंदर जो लगी रहती है, तो वो 12 वोल्ट का जो बल्ब है अगर बिल्कुल अंधेरा भी हो रखा है तो भी दूर दूर तक रोशनी करता है। तो क्या मतलब है उस चीज़ का कि एक डाइवर्जिंग लेंस लगा हुआ है। यहाँ पर लेंस ही यूज़ करेंगे, यहाँ पर मिरर यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न बताइए क्या है? भाई बल्ब लगा हुआ है और बल्ब के आगे अगर मान लो आपने मिरर लगा दिया तो वो तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर अंदर ही आने लगेगी, ठीक है। तो अंदर जो लोग बैठे हुए हैं लोगों की आंखों पर वो लाइट पड़ने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि मिरर नहीं लगाते वहाँ पर लेंस लगाते हैं ताकि लाइट हम एक तरफ से डालें तो वो पास ऑन कर जाए, वो उसमें से गुजर के उसके आर पार निकल के और दूर तक रोशनी फैला दे। तो जो फैलाता है उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, और जो चीज़ों को इकट्ठा करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। अब जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में पीछे वाला सरफेस जो है वो पॉलिश्ड नहीं होगा। तो इसका मतलब लाइट रे जैसे एक एंगल पर आई, एंगल पर आने के बाद में थोड़ी बहुत तो मुड़ती है। अगर यहाँ पर मीडियम का चेंज नहीं होता, देखिए यहाँ पर था एयर, लाइट रे मैं एयर में स्ट्राइक करवा रहा हूँ और ये जो है ये ग्लास का बना हुआ है, तो लाइट रे यहाँ पर आई, आने के बाद में अगर ये ग्लास ना होता तो ये ऐसे सीधी निकल जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी ना मुड़ जाती है, थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। ये जो टिल्टिंग है ना, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस मुड़ने को ही हम रिफ्रैक्शन बोल देते हैं, ठीक है।
वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है बाउंसिंग बैक, टकराया और वापस चला गया, यहाँ पर जाएगा। तो इस पॉइंट पर जहाँ पर लाइट रे स्ट्राइक कर रही है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, मैं अभी डायग्राम बनवाऊंगा इसका प्रॉपर्ली। आप डायग्राम यहाँ पर बना लें और पहले लिखें कि फॉर अंडरस्टैंडिंग the process of understanding the process of refraction, let us consider a glass slab. Let us consider a glass slab as shown. यहाँ लिखिएगा एयर, यहाँ मेंशन कीजिएगा ग्लास, यहाँ अगेन आप मेंशन कीजिएगा एयर। तो देखो है क्या कि अगर यहाँ पर एयर से ग्लास के अंदर लाइट रे एंटर ना करती, मतलब अगर ये ग्लास स्लैब हम यहाँ पर ना रखते तो ये रे ऑफ लाइट बेटा इस तरह से सीधी चली जाती, ये रे ऑफ लाइट इस तरह से बिल्कुल सीधी निकल जाती। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मीडियम का चेंज हो गया तो ये लाइट रे थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ये ऐसे मुड़ गई। ठीक है, तो ये जो लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, शुरुआत में जो लाइट रे स्ट्राइक कर रही है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अच्छा, ये जो जहाँ पर ये स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दिस इज कॉल्ड आई। आई इज फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो अंदर वाली रे है जो थोड़ी सी मुड़ गई, जो थोड़ी सी टिल्ट हो गई, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रे है जो मुड़ गई है थोड़ी सी, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गए? यहाँ तक इतना क्लियर है? ये बिल्कुल उसी के जैसा है जैसा हमने मिरर में देखा था। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, वहाँ रिफ्लेक्शन था, यहाँ रिफ्रैक्शन। ठीक, उसके बाद अब फिर से वही बात है कि नहीं ये तो सरफेस तो ट्रांसपेरेंट है तो ये लाइट रे तो रुकेगी नहीं, ये तो निकल जाएगी बाहर। पहले एयर से ग्लास में आई, ग्लास से फिर वापस एयर में चली जाएगी, तो फिर से चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है ना। अभी लाइट रे कहाँ ट्रैवल कर रही थी, ग्लास के अंदर, अब ग्लास से वापस एयर में जाना चाह रही है। तो इस पॉइंट पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करिए ऐसे ऐसे, और जब ये बाहर निकलेगी तो ये बाहर कुछ इस तरह से निकलेगी क्योंकि ये एयर से शुरू हुई थी, वापस एयर में आ गई। तो ये जो एयर वाली लाइट रे है ना, जो मैंने डॉटेड करके दिखाई थी, ये इसी के पैरेलल हो जाएगी, ये इसी के पैरेलल हो जाएगी। और एनीथिंग विच इमर्जेस आउट ऑफ समथिंग, कहते हैं ना कि कोई चीज़ किसी से मतलब इमर्ज आउट हुआ है, बाहर निकला है कहीं से। तो आप ये देखिए ये रे ऑफ लाइट पहले एयर में थी, फिर ग्लास में गई और ग्लास से फिर इमर्ज आउट होकर बाहर निकल रही है। दैट्स वाई इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्ज आउट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम से निपट कर बाहर आना, है ना।
तो वो इमर्ज आउट हो रही है, तो इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो इमर्जेंट रे है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ई लिख लीजिए इसको, एंगल ऑफ इमर्जेंस। Here I is angle of incidence, R is angle of, here I is angle of incidence, R is angle of refraction, and E is angle of emergence। जैसे हम S लिखते हैं ना, S, ऐसे हमने S लिख दिया हो मान लो, ठीक है। इस S को घुमाकर बंद कर दो, ऐसे इसको घुमाकर बंद कर दो, तो ये एक ग्रीक अल्फाबेट होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, आपने शायद सुना होगा, इसको भी डेल्टा बोलते हैं। ये जो ट्रायंगल बनता है इसको भी डेल्टा बोल देते हैं। ये कैपिटल डेल्टा है, ये स्मॉल डेल्टा है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल ए और स्मॉल ए होता है, ऐसे ही कैपिटल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा। तो यहाँ पर लिखिएगा डेल्टा, यहाँ लिखे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कैपिटल है, लिखो तो सही, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमने ये कहा कि अगर शुरुआत में किसी भी तरीके का कोई ग्लास स्लैब आता ही नहीं, रे ऑफ लाइट ऐसे ही सीधी निकल जाती, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे ऐसे जाती है डॉट 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 करके, जो आगे तक दिखा रखा है। लेकिन फिर क्या हुआ, ग्लास स्लैब आया तो लाइट रे थोड़ी सी टिल्ट हुई, लेकिन फिर वापस ये लाइट रे घूम फिर कर वापस एयर में आ गई। तो एयर में आ गई तो ये जो ओरिजिनल लाइट रे थी उसके पैरेलल हो गई। तो जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, इस गैप को, इस डिस्टेंस को ये डेल्टा बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, ये क्लियर हो गई सभी को? हाँ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, वो एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बाद कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में लिखे हैं द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू the change in the speed of light is due to
The refraction of light is due to the change in the speed of light on going from one medium to another. Change in the speed of light on going from one medium to another. Next point लिखेंगे. Greater the difference in the speeds of light, greater the difference in the greater the difference in the speeds of light in the two media, greater the difference in the speeds of light in the two media, greater will be the amount of refraction. Greater will be the amount of refraction greater the difference in the speeds of light in the two media, greater will be the amount of refraction or bending of light, or bending of light. कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है? जैसे आप ये देख लीजिए कि अगर मान लीजिए हम ऐसे ही खड़े हुए हैं और खड़े होकर हम हमारे आसपास चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है, हवा ही हवा है चारों तरफ. अब हम अपने हाथ को ऐसे 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 घुमाते हैं चारों तरफ, तो इसका मतलब क्या, हम अपने हाथ को बड़े आराम से घुमा पा रहे हैं. तभी हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, अभी मैं मीडियम चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मैं सॉलिड से लिक्विड में जाऊँगा. स्विमिंग पूल में मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे घुमाता हूँ, मैं 2 या 4 बार या 5 बार घुमा के ना मेरे हाथ में थकान होने लगेगी, मुझे थकान महसूस होने लगेगी. क्यों? क्योंकि जितनी तेज़ी से मैं हवा में ऐसे ऐसे अपना हाथ घुमा सकता हूँ, मैं पानी में नहीं घुमा सकता. उसका रीज़न क्या है कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड है एज़ कम्पेयर टू एयर. एयर के कंपैरिजन में जो पानी है, पानी के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है. तो एयर के कंपैरिजन में जो वाटर है, वाटर हमारे जो भी हम अपने हाथ को पैर को घुमाते हैं पानी के अंदर, तो उसको रोकने की कोशिश करता है. तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो स्पीड है, जो हमारी स्पीड एयर में थी, वो वाटर में उतनी स्पीड नहीं रहेगी. ठीक है ना. हम अगर कोई हमारे घुटनों तक अगर मान लीजिए कहीं पर पानी भरा हुआ है और हम नॉर्मली अगर चलते हैं तो हम आराम से चल पाएंगे. लेकिन अगर कहीं पानी भरा हुआ है तो हम उसमें ऐसे चलने की कोशिश करें तो हमको थोड़ा ऐसे ऐसे धीरे धीरे ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाकर हम चल पाएंगे. इसी तरीके से अगर आप कहीं डेजर्ट में हैं, डेजर्ट में आप चलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर अगेन वहाँ पर सॉलिड है, वो रेत है, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर भी आपको ताकत लगानी पड़ेगी. तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके की स्पीड ऑफ लाइट होती है. अब जैसे हाथ हमने एयर में घुमाया ऐसे ऐसे करके तो आराम से घूम रहा है, पानी में घुमाया तो थोड़ा मुश्किल से घूम रहा है, यानी कि हमारी स्पीड कम हो गई. फिर हम कहते हैं नहीं ये सॉलिड है, दीवार इसमें घुमा कर दिखाओ, दीवार में तो हाथ ही नहीं जाएगा. समझ रहे हैं? वो तो सॉलिड है. तो सॉलिड जो है, सॉलिड के अंदर जो कोई दूसरा तरीके का पार्टिकल है जिसकी वजह से हम फिजिकली स्पीड चेक कर सकते हैं, तो वो पार्टिकल तो सॉलिड में एंटर ही नहीं करेगा. लेकिन लाइट जो है, लाइट एक अलग तरीके का नेचर जो है वो शो करती है. लाइट में ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फोटॉन्स. फोटॉन्स सुना है ये शब्द पहले कभी? ठीक. ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, फोटो आपने बायोलॉजी में पढ़ा था ना, ये फोटोसिंथेसिस. तो ये फोटो जो है, ये जो शब्द है ये लाइट से रिलेटेड है. तो जो लाइट रे आती है तो वो लाइट रे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है. जैसे हम ये कहते हैं कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है, ऐसे जो लाइट है वो फोटॉन से मिलकर बनी हुई है. एक फोटॉन आता है, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, फोटॉन्स के पीछे फोटॉन्स आते रहते हैं. वो ये लाइट है. लाइट को हम पकड़ नहीं सकते. अगर कहीं टॉर्च की कोई लाइट की बीम डाल रहा है तो उसको मैं पकड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ अगर मैं बीच में लगाऊंगा तो मुझे अपने हाथ पर रोशनी नज़र आने लगेगी. ठीक. लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता उसको. तो रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई जब एयर था तो एयर के पार्टिकल्स जो बड़े खुले खुले थे, तो एयर में बड़ा आराम से जो है वो मस्त ट्रैवल कर रही थी. लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आ गया रास्ते में सॉलिड,
यानी कि ये ग्लास स्लैब आ गया, तो ग्लास स्लैब के पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड थे बिकॉज इट इज सॉलिड। तो ये जो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सीधी सीधी जाती हुई लाइट रे को ना थोड़ा सा बेंड कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर जैसे वापस ये आ गई एयर में, तो फिर वो जो लाइट रे थी उस लाइट रे फिर आराम से अपना वैसे ही ट्रैवल करने लगी जैसे एयर में कर रही थी ट्रैवल। तो रिफ्रैक्शन होता ही इस वजह से है क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाती है ना तो उसकी स्पीड पे फ़र्क आ जाता है, समझ गए, ठीक है। तो ये होता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, फिर है ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग होगी, उतना ही ज़्यादा लाइट रे बेंड हो जाएगी। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। इसके बाद आप नोट करेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अच्छा, ये पोर्शन स्कूल में हुआ अभी कि नहीं, हो गया? तो हमारा भी समझ नहीं किया। कोई बात नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन वाला तो हो गया होगा, मिरर वाला। सर हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर अच्छा, मतलब बायोलॉजी हो रहा है और केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अभी फिजिक्स नहीं हुआ स्टार्ट, चलो कोई बात नहीं, जल्दी करा देंगे। सर केमिस्ट्री का चैप्टर तुम कौन सा करवाया तुम्हारे, एटम्स, सर केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस, एसिड बेस। लिखिएगा ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, a medium in which the speed of light the speed of light is more is known as optically rarer medium. Speed of light a medium in which the speed of light is more is known as optically optically rarer medium. दूसरी इक्वेशन लिखेंगे a medium in which the speed of light is less medium in which the speed of light is less is known as optically denser medium. Is known as optically denser मीडियम, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, कितनी कम, बहुत कम, ठीक है। तो क्या है कि जब तक ये ना पता चले कि मोर तो कितनी ज़्यादा, लेस तो कितनी कम, जब तक ये ना पता चले तब तक हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर मीडियम वो हमारा डेंसर ही होगा, एक पर्टिकुलर मीडियम वो हमेशा रेयरर ही होगा, ये नहीं कह सकते हम कभी भी। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ये हमेशा एक कंपेरेटिव स्टडी होती है। कंपेरेटिव स्टडी का मतलब क्या है कि कंपैरिजन करके देखा जाता है हमेशा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हवा की और पानी की,
अगर हम बात करें एयर की और वाटर की, तो एयर के कंपैरिजन में जो वाटर है, एयर के कंपैरिजन में जो वाटर है वो डेंसर हो गया, घना हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स बहुत खुले खुले हैं, ठीक है, और जो वाटर है उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है एयर के कंपैरिजन में। तो एयर के कंपैरिजन में वाटर क्या हो गया, डेंसर हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं वाटर की और किसी सॉलिड की, वाटर की और ग्लास की अगर मैं बात करूं, तो वाटर के कंपैरिजन में जो ग्लास है वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो डेंसर हो गया। तो हम ये कहेंगे कि ये डिपेंड करता है कि आप कंपैरिजन किस किस का कर रहे हैं। तो ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कोई एक पर्टिकुलर होता नहीं है। हमने ये कह दिया कि नहीं ये ग्लास है, ये हमेशा डेंसर ही होगा, ऐसा नहीं है भाई। हो सकता है ग्लास से ज़्यादा डेंस किसी मटेरियल का कोई सब्सटेंस बना हुआ हो। फॉर एग्जांपल डायमंड, अगर हम डायमंड की बात करने लगे तो डायमंड जो है वो तो ग्लास से भी ज़्यादा डेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। उसके पार्टिकल्स तो इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उसको तोड़ने की कोशिश कर लो टूटता ही नहीं है वो। इंसान टूट जाएगा, डायमंड नहीं टूटेगा, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑन दिस अर्थ, ठीक। तो पता तो होगी ये बात तो पता होगी। रोड रोलर होता है ना, रोड रोलर, डायमंड को रख के रोड रोलर उसके ऊपर चला दो, वो डायमंड ज़मीन के अंदर घुस जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, उसका एक कोना भी नहीं टूटेगा अगर वो ओरिजिनल डायमंड है तो। नहीं तो नकली भी मिलते हैं ना मार्केट में, अंगूठी में लगा लेते हैं हीरे के सदा के लिए, ठीक, वो वाला नहीं। तो ज़रा देखिएगा, ये होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर जो है वो एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन करके ही पता चलता है, नहीं तो ऐसे नहीं पता चलता। ऐसे तो हर कोई शक्तिशाली हो, जब तक कोई उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं आ जाता तब तक पता नहीं चलता ना। तो एक कंपैरेटिव स्टडी होती है इसकी हमेशा। अब इसमें आप जो हैं 1 2 3 केसेस नोट करेंगे जिससे रेयरर और डेंसर मीडियम का अलग अलग बिहेवियर पता चलेगा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे आ गई आज पॉकेट में, गुड 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 गुड, बस हाथ में पॉकेट के पास पहुंच गए, ऐसी ठीक है। एक मूवी आती है जुमान जी, देखी है क्या? सीरीज है उसकी, सर 2 ही बात करनी है। मुझे लगा 3-4 पार्ट्स हैं। सर 2 ही हैं। 2 है। 3 है, एक तो पुराने वाली, बहुत पुराने वाली, हाँ। और एक वो जिसमें द रॉक है और दूसरी वाली भी द रॉक। अच्छा, तो मैंने रॉक वाली देखी है दोनों। सर मैंने तो उसमें आप ओरिजिनल देखिए। ये ओरिजिनल नहीं देखी मैंने, वो ज़्यादा अच्छी है। सर अरे भाई इतनी बढ़िया मूवी थी। तो मुझे ऐसा लगता है, अब फिर वही, अरे उसी की वजह से तो याद आया था। मुझे लग रहा था कि उसमें दिखाते थे कि एक वीडियो गेम होता था, और वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम के अंदर ही घुस जाते हैं वो कैरेक्टर सारे के सारे, उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो मुझे लग रहा है अगला कहीं मोबाइल फ़ोन पर ना आ जाए जुमान जी, फिल्म के मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहे हैं और अंदर ही पहुँच गए, कैरेक्टर ही बन गए। वो था ना कि कोई परीक्षा पर चर्चा होती है मोदी जी की, वो उन्होंने एक बार बोल भी तो दिया था कि ये PUBG क्या है, वो बोलते हैं ना नाक में थोड़ा सा, ये PUBG क्या है, तो बच्चे हंसने लगे थे। नहीं सुना आपने? लास्ट ईयर हुआ था ना, बच्चों से पूछते हैं PUBG क्या है, तब बच्चे कहते हैं सर लेकिन उससे लास्ट ईयर ना उन्होंने अपने उसमें बोला था कि ये PUBG वाला बच्चा है। हाँ, सर, सर ये पता है इस बात पे बहुत ट्रोल हुआ कि उन्होंने अपनी पिछले साल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये PUBG वाला बच्चा है क्या, और इस साल उन्होंने कहा कि PUBG क्या है। इस बात पे ट्रोल हो रहा है। अच्छा। तो उसमें फिर ये भी था, तब वो सच था या झूठ था या बनाई हुई वीडियो है, वो बच्चा जो है वो दिखाते हैं कि बच्चे ने आंखें नीचे कर ली, चेहरा नीचे कर लिया और आंसू बह रहे हैं और आंखें हो गई लाल, कि पहले तो बैन करवा दिया और फिर उसके बाद में पूछते हो कि PUBG क्या है। अगली बार इलेक्शन में देख लूँगा, ठीक है, पप्पू को ही जिताऊंगा जो PUBG दोबारा से चालू करवाएगा। तो ऐसे करके कुछ वो बना हुआ था। एक तरफ राहुल गांधी बना हुआ था, वो कहता था कि मज़ा आया, वो बोलता है ऐसे करके। एक वीडियो बना रखी है किसी ने, सर हाँ ये उसको आप देखोगे तो बड़ा, बात पे ट्रोल मोदी तो उन्होंने पहले कुछ का सर वो हाँ। सर आप जो बता रहे थे वो ये है कि बच्चे ने उनसे पूछा था। मैंने कि- एक देखा था। अभी क्या होता है ना, जैसे हमने मान तो लीजिए हम जैसे मान लो किसी ने कोई वीडियो भेजा और उस पर यह है कि इस लिंक पर क्लिक करिए, उस लिंक पर क्लिक करा, वो वीडियो खुल गया, वो वीडियो खुलता है, वीडियो खुलने के बाद में और 2-3 वीडियोस आ जाते हैं। तो उनमें एक वीडियो था ऐसा वाला, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि ये PUBG क्या है, उधर से बच्चा रो रहा है
आंखें लाल हो गई उसकी, फिर ऐसे गर्दन उठाता है, कहता है अगले इलेक्शन में देख लूँगा, तुमने मेरा PUBG बैन कराया था ना, मैं तुम्हें इलेक्शन में हरवा दूँगा। तो उधर नीचे से वो पीछे से बोलता है, पप्पू बोलता है कि मज़ा आया, मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर बच्चा ही मज़ा ले, ठीक है। और फिर पीछे से हंसने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं अलग अलग तरह की, फिर 2-4 लड़के दिखा देते हैं, ओ वो करके हंसने लगते हैं। एक ये भी चल रहा है, उनमें कुछ अफ्रीकन्स भी हैं और वो ऐसे करके कूद जाते हैं पीछे, 3-4 लड़के हैं वो उनको गोद में उठाकर उछालने लगते हैं बच्चों को, पता नहीं क्या। लेकिन मज़ा आया था उस वीडियो को देख के, बढ़िया थी वो। हाँ मैं देखूँगा, वो भी था, मजा आया, वो भी एक सीन है। हाँ ये भी राहुल वो तो उसका बड़े मीम्स मजा बनाते हैं। आया। हाँ लेकिन उसको मीम बना दिया। रात ही में राहुल गांधी के फोटो भी है। उसी पर बनी हुई है। और एक और है उसमें ये आता है कि जैसे कोई वीडियो शुरू होती है ना, कोई भी कॉमेडी की कोई वीडियो है, जैसे ही वो शुरू होती है तो उसमें ये आवाज़ आती है, पहले सबसे पहले एक स्टेज होता है, स्टेज पर राहुल गांधी खड़ा रहता है, बोलता है गौर से सुनिएगा धमाका है ये, है ना। पहले वो बोलेगा गौर से सुनिएगा धमाका है ये, फिर पीछे से कोई कॉमेडी वाला कोई सीन शुरू हो जाता है, और सीन खत्म होने के बाद में फिर राहुल गांधी कहता है मज़ा आ जाए, बस फिर वो खत्म हो जाता है, फिर नीचे लिखा हुआ जाता है लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बस। तो वो बेचारा खुद देखता होगा, उसको खुद भी हंसी आती होगी कि यार क्या बना दिया। और क्या है कि अलग अलग जगह की जो वीडियोस है ना, उनके छोटे छोटे क्लिप्स लेकर जोड़ कर कुछ का कुछ बना देता है बीच में। हाँ यूट्यूब पे डाल के पैसे भी कमा रहे हैं। हाँ, और एक जगह एक और भी था, जैसे कहीं मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग में अगर कोई बैठा हुआ है वो पेन से या पेंसिल से कुछ लिख रहा है, तो एक मीटिंग में योगी आदित्यनाथ पेंसिल से कुछ लिख रहे थे, और लिखते लिखते उनको हो सकता है कान में कुछ खुजली हुई हो, उन्होंने पेंसिल से ऐसे खुजली करनी शुरू करी कान में, वही बना दिया। वो छोटा सा वो क्लिप लेकर वो निकाल दिया कि उसमें योगी जी ने कान के अंदर पेंसिल ऐसे डाल रखी है, ऐसे करके वो कुछ सोच रहे हैं, फिर पीछे से आवाज़ आती है जादू, ऐसे करके फिल्म थी ना वो, कोई मिल गया तो वो जादू वाली, फिर पीछे से वो जादू वाला वो फोटो बन के आ जाता है उसका, कुछ भी चश्मा आ जाएगा बना हुआ, गोल्ड की चेन आ जाएगी लगी हुई, सर वो तो ठग लाइट भी आ जाएगा, शराब एक सिगार तो बस पूछो, वहाँ शिकार भी आ जाता है। चलिए नोट कीजिएगा केस 1। ऐसी वीडियोस को देखकर मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद लगे ही रहते हैं, इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। सर, प्रोफेशन उनका काम क्या सर, कुछ प्रोफेशन है, सर, वो छाप रहे हैं बैठ के इस चक्कर में प्रोफेशन है ये। किसी से भी पंगे लेना मीमर से नहीं। सर आपने NFT सुन लिया? NFT ये चीज़ उसमें बिकती है। Yes, sir. Millions में NFT क्या होता है? NFT ये बताएगा। ये उसमें पूरा डूब जाएगा ये। चलिए नोट करिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम नहीं कैसे हम NFT बोला था फिर तो उसमें भी होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसको बेचारे को इतना बार पप्पू पप्पू बोल दिया, अभी तो वो खुद भी कहता है मैं मानता हूँ कि मैं पप्पू हूँ। वीडियो ये भी आती है, अच्छी बात है। व्हेन इट गोज फ्रॉम refraction of light when it goes from a rarer medium to a denser medium. When it goes from a rarer medium to a denser medium, तो whenever a light ray goes from a rarer medium to a denser medium. Whenever a light ray goes from a rarer medium to a denser medium, it bends
towards the normal. It bends towards the normal. It bends towards the normal. Normal की तरफ bend कर देता है. अब जरा देखना किस तरह से. ये ग्लास स्लैब वाला डायग्राम फिर से बना लीजिए. ये इंसिडेंट रे है. अगर यहाँ पर चेंज ऑफ मीडियम ना होता, अगर मान लीजिए एयर से ग्लास में ना जाते तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाती. ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाती. लेकिन जैसे ही ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर गई तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल इस तरफ है ना, अगर देखते तो ये कायदे से ऐसे जाती सीधी, लेकिन ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ गई तो इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी थोड़ा सा. सर ये नॉर्मल और उनके मतलब बीच में ही बनेगा उससे दोबारा बोलो. हाँ, नॉर्मल की और उसके बीच में. इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी. पहली चीज़ तो ये. केस नंबर 2 देखिएगा. केस नंबर 2 है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट when it goes from a denser medium to a rarer medium. When it goes from a denser medium to a rarer medium. फिर से यही ग्लास स्लैब का एग्जांपल ले लेते हैं. ये हो गया हमारे पास ग्लास और बाहर की तरफ हो गया एयर. तो अब आप ये सोचिए कि कोई रे ऑफ लाइट ओरिजिनेट ही ग्लास के अंदर हो रही है. एक लाइट रे ऐसी थी ग्लास के अंदर. अब अगर ग्लास ही चलता रहता, आगे एयर ना आती, तो ये लाइट रे ऐसे चली जाती सीधी अपने रास्ते, ऐसे सीधी सीधी चली जाती. लेकिन क्या हुआ, ये चेंज ऑफ मीडियम हो गया. चेंज ऑफ मीडियम हो गया. तो चेंज ऑफ मीडियम हो गया तो कायदे से तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी सीधी आती, लेकिन है क्या कि इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से दूर की तरफ, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी. मतलब ये ऐसे जाएगी. समझ रहे हैं? तो जब भी रेयरर से डेंसर में आएगी तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब भी डेंसर से रेयरर में आएगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी. ठीक. केस 3 देखेंगे. ऑनलाइन वाले बता दें भाई. क्लियर? ठीक है. केस नंबर 3. केस नंबर 3 में है when light ray falls normally or perpendicularly. When light ray falls normally or when light ray falls normally or perpendicularly on a glass slab.
when light ray falls normally or perpendicularly on a glass slab, तो जैसे एक glass slab है, glass slab पर अगर light ray अच्छा यहाँ पर ना केस में ये जरूर लिख लीजिएगा कि when light ray goes from a denser medium, इसमें मैं लिखवाना भूल गया था, नोट कर लीजिए, denser medium to a rarer medium, it will move away from the normal. It will move away from the normal. Normal से दूर की तरफ वो जाएगी. लाइट रे अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है किसी ग्लास स्लैब पर तो अनडेविएटेड चली जाएगी. देखिएगा, when light ray falls on a glass slab normally or perpendicularly, it goes undeviated. जो नॉर्मली ही जा रही है तो उसमें ना तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी ना नॉर्मल से दूर जाएगी. जो नॉर्मली ही स्ट्राइक कर रही है तो वो तो सीधी निकल जाएगी अनडेविएटेड. उसमें किसी तरीके का कोई डेविएशन नहीं होगा. ठीक है, तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं.